मैं हिमालय आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि और इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो टॉपिक पढ़ चुके हैं स्वर संधि वाला, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि भी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद आज का जो तीसरा क्लास रहेगा संधि से संबंधित वो क्लास रहेगा विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि उम्मीद है कि मतलब अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। विसर्ग मतलब स्वर संधि भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और व्यंजन संधि भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी बातें थीं स्वर संधि से संबंधित और व्यंजन संबंधी से संबंधित या व्यंजन संबंधित या स्वर संबंधित से संबंधित जो भी नियम थे वो आप लोगों को बताए गए हैं। और आज जो तीसरा क्लास है किससे संबंधित, ये संधि से तीसरा संबंधित क्लास है जिसका व्यंजन मतलब विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि से जो भी आज नियम रहेंगे उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या क्या है, कौन से नियम है, किस तरीके से हमें नियमों का प्रयोग करना है या कौन सा नियम किस आधार पर लगाया जाएगा या किसके बाद किन के मिलने पर क्या बनेगा, वो चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें देख चुके हैं, टॉपिक का नाम ही लिखा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि पूछा जाए, विसर्ग संधि में मेल किसका होता है? इससे पहले पढ़ा था हमने स्वर संधि, स्वर का मेल स्वर से हो रहा था। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, फिर बाद में उसके बाद क्या होगा, स्वर होगा, स्वर के व्यंजन भी होगा। सही, ये व्यंजन संधि थी। इसके बाद क्या होगा, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग होगा। विसर्ग का मतलब समझ रहे, ये जो आहा होगा, मतलब ये विसर्ग पढ़ा होगा आपने जब वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा रहे थे, वर्णमाला। सही, वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ बताई थी, आहा आता है। सही, आहा आता है तो इसको विसर्ग कहते हैं और अंग आता है तो इसको अनुस्वर कहते हैं। ये चीज़ें बताई थी कि नहीं? सही, अनुस्वर कहते हैं, अनुस्वर। और एक चीज़ बताई थी, बात ये बताई थी कि अगर अंग और आहा दोनों को मिला देते हैं, अंग और आहा दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अब देखते हैं कि विसर्ग संधि में किसका मेल किससे होता है, तो वो बातें जानते हैं। अब जैसे विसर्ग संधि की परिभाषा पूछी जाए आपसे, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग में जो विकार होगा या परिवर्तन होगा, उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। देखो समझो, विसर्ग संधि का कहना है मतलब विसर्ग संधि के इस तरीके से समझेंगे कि विसर्ग होगा, पहले क्या होगा, विसर्ग होगा, उसके बाद ये प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद में अंतिम वर्ण जो भी रहेगा विसर्ग रहेगा। इसका द्वितीय पद रहेगा तो वहाँ पे क्या हो रहेगा, व्यंजन रहेगा और स्वर रहेगा और कहीं कहीं पर विसर्ग भी मिलेगा। जब इनका जो मेल होगा, इन दोनों के मेल या जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा, क्या बदलेगा, विसर्ग बदल जाएगा। विसर्ग परिवर्तन करेगा तो उसी को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो यहाँ तक बात समझ आई होगी कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं कि मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए या कहीं कहीं पर विसर्ग भी आता है तो जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो दो पद होते हैं, ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से बताते ही आ रहे हैं कि दो पद होते हैं कि प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय पद होता है उसका प्रथम वर्ण, जो भी मात्राएँ होती हैं तो उनका मेल के बाद जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सही, अब ये चीज़ें इसमें देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखो कि जैसे लिखा है नी प्लस चल, नी प्लस चल, तो यहाँ पे देखो प्रथम पद एक हो गया, दूसरा क्या है, द्वितीय पद है, द्वितीय पद है। तो प्रथम पद में देखो क्या नी लिखा है, सही, नी लिखा है और प्लस क्या लिखा है, चल लिखा है, नी प्लस चल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम पद में विसर्ग होगा, तो ये विसर्ग है, विसर्ग है ना। यहाँ पे क्या है,
चा है, ये क्या है व्यंजन है। तो क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन होगा या स्वर होगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब ये चीज़ें जैसे क्या बन जाएगा या किसका निर्माण हो जाएगा, परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो जब हम नियम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो इसमें भी देखो इसी तरीके से दे रखा है नमः, तो वहाँ से ये आहा मिल जाएगा और यहाँ पे विसर्ग और ता मिल जाएगा, तो ये भी व्यंजन है। तो इस तरीके से ये भी, और निस प्लस चल, तो ये नी प्लस लिखा है तो विसर्ग है, उसके बाद व्यंजन है, तो ये भी नियम काहे का है, मतलब बनेगा विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि समझ में आएगी नहीं है, सही। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं नियम। पहला नियम देखना है। पहले नियम में कह रहा है यदि विसर्ग के बाद, क्या, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो, क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के बाद, देखो यहाँ पे विसर्ग रहेगा प्लस क्या हो, चा हो या छा हो, तो सा का, तो मतलब यहाँ पे चा और छा व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, टा सा हो जाएगा। और अगर टा और ठा हो, क्या हो, टा या ठा हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला सा हो जाएगा। इस सा को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, इसको तालव्य सा कहते हैं। विसर्ग के बाद क्या हो, ता हो, क्या, ता या था हो, तो क्या बनेगा, तो ये सा बन जाएगा। इस सा का क्या नाम है, इसको बत्सर्य सा कहते हैं। तो बात समझ आई कि विसर्ग के बाद चा छा होगा तो सा हो जाएगा, विसर्ग के बाद टा ठा होगा तो सा हो जाएगा, विसर्ग के बाद ता और था होगा तो सा हो जाएगा। ये इतनी बात समझ आएगी नहीं आई, तो ये बातें समझ में आ गई। ये तो नियम हमने समझ लिया। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों को समझते हैं कि उदाहरण क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है नी प्लस चल, नी प्लस चल, तो नी प्लस चल लिखा है, नी प्लस चल। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें विसर्ग मिला, उसके बाद क्या मिलेगा, विसर्ग के बाद चा मिल गया। नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा मिलेगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विसर्ग सा में। तो यहाँ पे देखो नी बचा कि नहीं बचा, विसर्ग यहाँ पे आ गया, चा यहाँ पे, तो देखो ये चल हो गया, इधर चल बचा है। निर्माण कहेगा हुआ, विसर्ग के बाद अगर चा आएगा तो क्या बन जाएगा, तो सा का निर्माण हो जाएगा, तो सा बन जाएगा। सा कैसा, आधा, तो यहाँ पे इस तरीके से सा लग जाएगा। निश्चल, समझ आई बात कि नहीं आई, तो यहाँ पे निश्चल हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, जिसे लिखा है दोहा प्लस तरह, दोहा प्लस तरह। देखो दू लिखा है, यहाँ पे विसर्ग, फिर तरह लिखा है, तो यहाँ पे समझना है कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, ता आया, विसर्ग के बाद ता आया। और नियम क्या कह रहा है कि ता हो, ता था हो तो सा हो जाता है, ता था हो तो क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो यहाँ पे सा हो जाएगा कि नहीं, सा हो जाए। ये इतना सा हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो दू लिखा जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे तरह लिख दिया जाएगा। निर्माण कहेगा हुआ सा का, तो दुस तरह, क्या हो जाएगा, दुस तरह हो जाएगा। अगला दुस तरह। अगला देखना है, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है कि नी प्लस छंद, नी प्लस छंद। देखो यहाँ पे ये विसर्ग मिला, विसर्ग के बाद क्या आया, छा आया, और विसर्ग के बाद छा आएगा तो किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, ये सा में बदल गया, सही। अब देखो यहाँ से नी बचा कि नहीं, और यहाँ पे क्या बचा, छंद बचा, काहे का निर्माण हुआ, सा, तो निश्छंद हो जाएगा कि नहीं, ये निश्छंद हो जाएगा। बात समझ आई, ये वाली एग्जाम्पल समझ आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मनहा प्लस ताप, तो मनहा लिखेंगे और प्लस ताप लिखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ पे विसर्ग मिला, इसके बाद ता आया तो किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग के बाद ता आएगा तो किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मनहा, इतना मन बचेगा, इधर ताप बचेगा। निर्माण कहेगा हुआ, विसर्ग जब खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ गया, आधा सा आ जाएगा, तो मनस्ताप हो जाएगा। एक और देखना है, जैसे लिखा है नम प्लस ते, तो नम प्लस ते, तो यहाँ पे देखो नम प्लस ते, तो यहाँ पे क्या माँ मिल गया, यहाँ पे विसर्ग मिला, सही है, विसर्ग मिल गया। विसर्ग के बाद क्या मिला, ता, तो किस में बदल जाएगा, तो सा में बदल जाएगा, क्या किस में, सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बचा क्या था, नम बचा,
सही। अब यहाँ पे देखो क्या ता रहेगा, ये ता रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ता रहेगा। अब काहे का निर्माण हुआ, सा का, तो ये सा हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। नमस्ते, इस तरीके से नमस्ते। बात समझ आई कि नहीं, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। एक बार फिर से देख लो, यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो सा हो जाता है, टाठा व्यंजन हो तो सा हो जाता है, ताथा व्यंजन हो तो सा हो जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल थे, ये बताए हैं और एक एग्जाम्पल समझ में भी आए होंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं चलो आगे देखते हैं। अगला नियम 2 है। नियम 2 कह रहा है यदि विसर्ग के बाद, क्या कह रहा है नियम, यदि विसर्ग के बाद सा सा, अब ये सा समझना है, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये वत्सर्ग सा है, में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। तो मतलब यथावत का मतलब है कि विसर्ग जो है वो विसर्ग मतलब ये जो रहेगा सा दिख रहा है ना, यहाँ पे जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा, द्वितीय पद का विसर्ग समाप्त हो जाता है और मतलब विसर्ग समाप्त हो जाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण द्वैत हो जाता है, द्वैत हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, द्वैत क्या होता है? सही, द्वैत हमने बताया था कि द्वैत वर्ण व्यंजन वो होते हैं जिसमें जैसे लिखा है सम्मान, सही, सम्मान लिखा है, ये क्या होता है, द्वैत होता है। या जैसे लिखा है सम्मति, क्या लिखा है, सम्मति लिखा है, ये भी द्वैत है। तो ये इस तरीके के शब्द हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखना है, जैसे लिखा है दो प्लस शासन, दो प्लस शासन, तो दो प्लस शासन लिखा है। यहाँ से देखो विसर्ग मिल गया, उसके बाद क्या मिला, देखो क्या मिलना चाहिए, सा मिलना चाहिए, तो यहाँ पे सा मिल गया। तो विसर्ग के बाद जब सा आता है तो क्या बन जाता है, द्वैत बन जाता है। तो ये जो सा है इसके पहले द्वैत हो जाएगा, तो इस तरीके से सा हो जाएगा, इस तरीके से ये सा हो गया। बचा क्या था, यहाँ पे समझो दो और बाद में बचा क्या है, शासन बचा है, सही। और ये इससे पहले एक और सा आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा दुस्शासन, समझ रहे कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा दुस्शासन। इसका देखो नी प्लस संकोच, नी प्लस संकोच, देखो नी में विसर्ग मिल गया, उसके बाद क्या मिला, सा मिला, नी के बाद सा मिला, तो क्या बन जाएगा, आधा सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जी गया। और ये आधा सा हो गया, बात समझ आ रही कि नहीं, ये आधा सा हो गया, सही, ये आधा सा बन गया। ये कब बना, ये इसके आधार पे बना कि जब विसर्ग के बाद सा आएगा तो ये वाला द्वैत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा था, नी, और उसके बाद क्या बचा, सा आधा बन गया, ये सा और का मुखमात्रा, अच्छा नी संकोच, नी संकोच, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है नी प्लस संतान, नी प्लस संतान, तो नी प्लस संतान के बाद विसर्ग के बाद क्या मिल जाएगा, सा मिलेगा, तो ये सा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा, आधा सा। तो किस तरीके से लिख लेंगे, नी संतान, निसंतान, समझ रहे, निसंतान हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से दुस्साहस क्या बन जाएगा, दुस्साहस बन जाएगा, दुस्साहस, ये आधा सा हो जाएगा। निस्संग तो क्या हो जाएगा, निस्संग हो जाएगा, ये भी बात समझ आ गई, निस्संग हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, नियम 3। नियम 3 में क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि का खा हो, क्या, विसर्ग के बाद यदि का और खा हो अथवा पा फा हो, अथवा क्या होना चाहिए, पा फा हो व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, ये नियम कह रहा है। विसर्ग के बाद का खाए और पा फा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है रजा प्लस कर्ण लिखा है, रजा प्लस कर्ण, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, का आया। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर क्या आएगा, का आएगा,
तो वहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लिख लिया जाएगा? रजा, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? रजा प्लस कर्ण हो जाएगा। समझ आएगी बात? नहीं आई? रजा प्लस कर्ण हो जाएगा। अगला इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। इसके बाद पयो पान हो जाएगा, तो इस तरीके से पया पान हो जाएगा। चौथा है प्रातः काल, तो इस तरीके से प्रातः काल हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? ये भी नियम समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो नियम चौथा देखते हैं। नियम 4 क्या कह रहा है? नियम 4 में कहा गया कि विसर्ग के पहले, क्या कह रहा है नियम? कि विसर्ग के पहले ई और ऊ स्वर हो। क्या कह रहा है? ये विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले की बात की गई, अब की विसर्ग के बाद की बात नहीं। विसर्ग के पहले क्या है? ई और ऊ स्वर हो और बाद में सा ना आए। बाद में क्या कह रहा है? सा और सा, ये तालुब्य सा, ये बत्सर्य सा, ये मूर्धन्य सा ना आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा विसर्ग का? ये वाला सा हो जाएगा। कौन सा सा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। अब देखो समझो, यहाँ पे नी लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो विसर्ग के पहले क्या है? अब जिसे विसर्ग के पहले क्या हो जाएगा? ई मिल गई विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई मिली, प्लस फिर क्या मिला है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या मिल गया? का, विसर्ग के बाद मतलब सा ना हो, सा ना हो, ये तीनों नहीं होने चाहिए, ना आए तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला सा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो का मिल गया, ये तीनों में से कोई मिला? नहीं मिला। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला सा बन जाएगा कि नहीं? बन गया ना सा, ये वाला। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, नी और ये सा बन जाएगा आधा, इस तरीके से सा बन गया। बचा क्या है? कपट। तो क्या बन जाएगा? निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। देख लो इस तरीके से निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट। बात समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल चतुः प्लस पाद। देखो यहाँ पे इस तरीके से प्लस पाद। अब यहाँ पे देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले ऊ मिला, विसर्ग के पहले ऊ मिला, अब इसके बाद क्या मिल गया? पा मिला। क्या कह रहा है? सा नहीं मिलना चाहिए, तो ये किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। जो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और ये आधा सा और पाद, चतुष्पाद। सही। अगला देखो निस प्लस फल, निस प्लस फल। तो जब निस प्लस फल रहेगा तो विसर्ग से पहले ई मिली और बाद में फा मिला, सा तो नहीं मिले, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा? निस फल बन जाएगा, निस फल बन जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे देखो निस प्लस पाप, तो यहाँ से ई मिल जाएगी, विसर्ग के पहले ई मिली, विसर्ग के पहले ई मिली और विसर्ग के बाद सा नहीं मिला, बल्कि क्या मिला? पा मिला। तो किस तरीके से बन जाएगा? निस। तो ये क्या बन जाएगा? निस पाप। समझ गए? निष्पाप हो जाएगा। इस भी ऐसे ये भी हो जाएगा तो दुष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर्म हो जाएगा। तो पूछा जाए दुष्कर्म का मतलब संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोहा प्लस कर्म हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, तो हम लोगों को इस तरीके से शब्दों को तोड़ना है कि उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगर दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं है तो वह संधि विच्छेद गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कब? विच्छेद करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। नियम 5 देखते हैं। नियम 5 क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले, क्या कह रहा है नियम? यदि विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए, देखो यहाँ पे विसर्ग रहेगा, उससे पहले आ से भिन्न, मतलब ये दोनों नहीं आने चाहिए, बल्कि कोई भी आ सकता है, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। फिर क्या कह रहा है? और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, या मतलब यहाँ पे कहा गया है तीसरा, चौथा, पांचवा या डाला हुआ। कहने का मतलब है कि बाद में कैसा आना चाहिए? सघोष आ सकता है।
बाद में सघोष आ सकता है। सघोष में कौन कौन से रहेंगे, किसी वर्ग, मतलब यहाँ पे स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं। फिर बाद में यहाँ पे क्या है कि मतलब किसी वर्ग का तीसरा भी सघोष होता है, सही, तीसरा भी सघोष होता है, चौथा भी सघोष होता है, पांचवा या रला हुआ और हा भी सघोष होते हैं। कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। बात समझ आई? क्या कह रहा है नियम, देखो एक बार फिर से देख लो कि विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो आ और आ ना आए। इसके बाद मतलब कोई भी, इससे पहले कोई भी स्वर आ सकता है। कहने का मतलब है कि ई आ सकती है, ई आ सकती है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, और रिर भी नहीं आएगी क्योंकि वो भी नहीं, रिर आ सकती है, मतलब ये पहले की बात की गई, रिर आ सकती है, उसके बाद ओ आओ, और इस तरीके से मतलब ए आए भी आ सकते हैं। तो लेकिन बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि किसी वर्ग या इस तरीके से एक बात में कह सकते हैं सघोष आना चाहिए, सघोष आए। सघोष में कौन सा, सभी स्वर सघोष होते हैं, तो वो हो सकता है रिर नहीं होता है तो रिर नहीं आएगा। फिर बाद में क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या रला हुआ होते हैं, और हा भी कैसा होता है, उष्ण होता है लेकिन सघोष होता है। तो ये बात समझ आई? तो इतना अगर नियम फॉलो हो रहा है, नियम लग रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे नियम, अब उदाहरण को कुछ समझते, कुछ उदाहरण है उनको समझते हैं। देखो नी आया, देखो यहाँ पे, और प्लस क्या लिखा है, मन लिखा है। देखो यहाँ पे क्या मिल गई, विसर्ग से पहले क्या मिली, ई मिली। क्या नहीं आना चाहिए, आ और आ नहीं आना चाहिए, बल्कि कोई भी स्वर आ सकते हैं, सिर्फ आ और आ नहीं आएगा। तो ई आई, ई तो आ सकती है, प्लस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए कि मतलब किसी वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण आ सकता है, यार अला हुआ हाँ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माँ मिला, माँ क्या है, किसी वर्ग का पांचवा। किस वर्ग का पांचवा है, तो ये पा वर्ग का पांचवा, पा फा वा और माँ होता है, तो पांचवा वर्ण हो गया। तो ये हमारा नियम तो फॉलो हो रहा है। अब नियम जब फॉलो हो रहा है तो इसमें चीज़ों को समझना है, क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये रा कैसा बनेगा, आधा बनेगा। तो यहाँ पे समझना है, तो नी और विसर्ग इधर आ गया, बचा क्या, रा का निर्माण हुआ। किस में रा लग जाएगा, जब रा लगता है तो ये इस तरीके से हो जाएगा निर्मल। और ये हमने रा का रूप बताया था, रा के 3 रूप बताए थे, नहीं बताए, 3 रूप बताए थे। एक रेफ रूप बताया था, एक रेफ रूप के बाद हमने बताया था दूसरा जो रूप होता है पदेन रूप होता है, और तीसरा सामान्य रूप होता है। जब रा ऊपर लगता है किसी शब्द के तो वहाँ पे रूप रेफ रूप होता है। जब किसी का शब्द के इस तरीके से लगता है तो ये वाला रा, तो ये वाला पदेन रूप होता है। सामान्य रूप किसी का नाम लिखा जाता है रा से तो वो सामान्य रूप होता है। तो यहाँ पे कौन सा निर्मल में लगेगा, रेफ रूप। तो यहाँ पे ऊपर चला ये लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि नी प्लस भय, नी प्लस भय, तो यहाँ पे विसर्ग है। क्या कह रहा है नियम कि विसर्ग के पहले आ नहीं आना चाहिए, तो ई तो आ सकती है। बाद में क्या है कि बाद में क्या कह रहा है कि पांचवा वर्ण आना चाहिए, समझ रहे, तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए। तो ये भा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो किस तरीके से बन जाएगा, नी लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा, भय बचा। अब रा आधा रहेगा तो ऊपर लग जाएगा, निर्भय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। वो किस तरीके से हो गया था, निर्मल हो गया था। इस तरीके से ये भी तो हो जाएगा, दुर द्वा प्लस वल, तो ये इसी तरीके से नियम ये भी लगेगा, तो ये बन जाएगा दुर्बल। क्या बन जाएगा, दुर्बल बन जाएगा। इसके बाद जो चौथा है कि डू प्लस आशा, डू प्लस आशा, तो क्या बन जाएगा, दुराशा। क्या बन जाएगा, दुराशा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रा ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा गया, दुराशा इस तरीके से क्यों लिखा गया। एक बात को समझना है कि जब आ यहाँ पे आधा लिखा था और यहाँ पे क्या मिल गया, आ मिल गया। क्या मिला, आ मिल गया, तो आ इसमें प्रवेश कर जाएगा। और रा आधा था, जब रा कभी किसी भी व्यंजन में स्वर जब प्रवेश करता है तो उस व्यंजन को पूरा कर देता है। तो यहाँ पे पूरा करने के बाद किसकी मात्रा भी लग गई, बड़ा आ की मात्रा लग गई। इसी कारण ये क्या हो गया, रा को रेफ ना बनकर ये सामान्य रा बन गया। तो इसी कारण ये क्या बन गया, दुराशा बन गया। नी प्लस यात, नी प्लस यात, तो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं, ये निर्यात हो जाएगा। यहाँ तक दू प्लस जन, तो क्या बन जाएगा, दुर्जन,
दु प्लस जन, दुर्जन। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नियम जो हम लोगों ने 5वां देखा वो भी नियम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कहाँ पे मतलब इस नियम को लागू करेंगे तो वहाँ पे किसका निर्माण होगा। तो ये नियम ध्यान रखना कि यदि विसर्ग के पहले आ ना हो, विसर्ग के पहले आ ना हो और बाद में मतलब पहले कोई भी स्वर हो सकता है, सिर्फ आ ना हो, और बाद में क्या होना चाहिए कि बाद में कि सगोश वर्ण हो। सगोश में कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो स्वर हो सकता है, स्वर में रेर नहीं होगी क्योंकि वो अघोष होती है, और बाकी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा वर्ण हो सकता है। फिर बाद में अंतस्थ व्यंजन होगा या, रा, ला और वा, और हा भी कैसा होता है? सगोश होता है। इनका अगर मेल होगा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखे हैं तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला नियम देखते हैं, नियम 6। नियम 6 क्या कह रहा है? नियम 6 कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और, देखो समझना है कि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ स्वर अथवा कोई सगोश व्यंजन तीसरा, चौथा, 5वां या अलावा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग ओ में बदल जाता है। क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ये विसर्ग रहेगा, इससे पहले क्या आए? आ स्वर आए। क्या आना चाहिए? आ स्वर आए, और आगे आगे मतलब बाद में आ अथवा कोई सगोश व्यंजन हो, आ भी हो सकता है अथवा सगोश व्यंजन। देखो यहाँ पे स्वर की बात नहीं कही गई, यहाँ पे क्या कहा गया है? यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो, क्या हो? आ स्वर हो, बाद में क्या किया गया? आगे आगे कहा गया कि आ के अथवा कोई सगोश स्वर हो। तो यहाँ पे खाली ये नहीं कि सभी स्वर आएंगे, बल्कि कौन सा स्वर आएगा? खाली आ स्वर आएगा। फिर बाद में क्या हो सकता है? सगोश हो सकता है, मतलब सभी सगोश। सभी सगोश का मतलब है कि तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, ये कौन से रहेंगे? स्पर्शी व्यंजन के वर्ग वर्ण रहेंगे, और 5वां रहेगा, 5वां, और या, रा, ला, या, रा, ला, वा और हा। इन वर्णों का जब मेल होगा तो इनमें मेल होने पर कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग में बदल जाएंगे। तो मतलब जो आ रहेगा या विसर्ग रहेगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में? ओ में। ये जो विसर्ग दिख रहा है ना, ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदलेगा। कब? जब विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ हो, या फिर सगोश व्यंजन हो। सगोश व्यंजन, सगोश व्यंजन में तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन, या फिर मतलब कह सकते हैं मतलब 5वां वर्ण कह सकते हैं, या फिर मतलब या, रा, ला, वा या हा। ये वर्ण जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ये जो विसर्ग रहेगा इसका ओ बन जाएगा, ओ। अब देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है मनहा प्लस योग, मनहा प्लस योग। तो मनहा प्लस योग से समझो, देखो यहाँ पे विसर्ग मिला, ये विसर्ग हो गया। विसर्ग के पहले देखो ना है, ना में सिर्फ ना में क्या मिल जाएगा? आ मिलेगा। ये नियम लागू हो रहा है कि विसर्ग के पहले आ हो, बाद में क्या होना चाहिए? या। या क्या है? ये लिखा है ना कि या, रा, ला, हुआ, तो ये नियम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ क्या लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। तो ओ का क्या लगा? ओ की क्या लगा देंगे? मात्रा। तो ये मन लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ये मन लिखा है, बाद में क्या इधर बचा है? योग बचा है। मन प्लस योग बचा है। अब निर्माण कहेगा हुआ ओ का, तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो मनो योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनो योग हो जाएगा। इसी तरीके से ये लिखा है वयो वया प्लस वृद्ध लिखा है, वया प्लस वृद्ध लिखा है। तो यहाँ पे देखो विसर्ग मिल रहा है, विसर्ग के पहले आ रहा है, क्योंकि या में व्यंजन में हमेशा क्या छिपा होता है? स्वर छिपा होता है। या से जब हम निकालेंगे तो ये आ निकल आएगा। तो यहाँ पे आ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ पे आ मिल जाएगा, और उसके बाद क्या आ रहा है? बा आ रहा है, और ये नियम भी कह रहा है कि बा बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे वा और या इतना बचा है कि नहीं? ये या बचा है, और ये वृद्ध बचा है, वृद्ध बचा है, और मात्रा का है कि ओ की। तो इस तरीके से बन जाएगा वयो वृद्ध। बात समझ आ गई? सही। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये वाला लिखा है मना प्लस रथ, मना प्लस रथ। अब मना प्लस रथ देखो यहाँ पे विसर्ग मिला, विसर्ग से पहले आ आया
बाद में क्या आया, रा आया। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद या रला हुआ या मतलब तीसरा या पांचवा या चौथा वर्ण आए या फिर पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। ये देखो चीज़ें लागू हो रही, पहले आया बाद में रा आया तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मन बचा है, मन है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, रथ दे रखा है। सही, मन प्लस और रथ दे रखा है। तो जब विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। अगला ये इस तरीके से ये नियम समझना, इसको मतलब उदाहरण को, ये भी यही इसी मतलब रूप में ये बन जाएगा मनोहर, मनोहर बन जाएगा। ये वाला किस तरीके से बन जाएगा, मन प्लस कामना, तो ये मनोकामना। सही, ये किस तरीके से बन जाएगा, मनोकामना हो जाएगी। बात समझ आ गई। सही, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नियम 6 भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से मतलब ओ हो जाता है। तो ये बातें बताई दी हैं कि विसर्ग के पहले आए और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, आ हो या फिर या रला हुआ हो या किसी मतलब स्पर्शी व्यंजन का पांचवा तीसरा और पांचवा तीसरा या चौथा अगर वर्ण आता है तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। क्या ओ में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। नियम 7 देखते हैं। नियम 7 क्या कह रहा है, नियम 7 कह रहा है यदि विसर्ग के आगे रा लगा हो, देखो समझो, ये विसर्ग रहेगा, इसके पहले रा, इसके पहले रा व्यंजन हो तो का लोप हो जाता है। तो मतलब विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे समझना, किसका लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और पहले का हस्व, जो हस्व इस तरीके से दिए होते हैं, हस्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये कौन कौन से, आ होता है, ई, ऊ और इर, ये जो 4 दिए जाते हैं इनके दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब है आ का आ हो जाएगा, ई की ई हो जाएगा, ऊ का हो जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि विसर्ग के, जिसे विसर्ग रहेगा, विसर्ग आगे का मतलब बाद, विसर्ग के बाद क्या मिले, रा मिले, और पहले क्या होना चाहिए, ह्रस्व कोई स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा, और वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। कब, जब बाद में रा होगा, बाद में क्या होगा, रा होगा। तो ये देखो एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये दीर्घ हो जाएगा कब, ये जब विसर्ग के बाद रा होगा। जैसे लिखा है नी प्लस रोग, क्या लिखा है, नी प्लस रोग। देखो नी प्लस रोग लिखा है, नी प्लस रोग, यहाँ तक बात समझ आई। नी प्लस रोग लिखा है। देखो ये विसर्ग हो गया, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आई, तो ये ह्रस्व आया कि नहीं। हमने बताया ह्रस्व कितने होते हैं, ह्रस्व 4 होते हैं। सही, तो यहाँ पे कौन कौन से ह्रस्व देखेंगे, एक आ, ई और ऊ देखेंगे, ये वाला ऊ। सही, ये वाला ऊ रहेगा। तो ये अब किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे। तो ये वाला आ हो जाएगा, ये दीर्घ ई हो जाएगी और दीर्घ ऊ हो जाएगा। बल्कि होते 4 हैं। सही, रिर भी होता है, रिर का दीर्घ रिर नहीं होती है। तो यहाँ पे ये ई लिखी है और बाद में देखो क्या मिल रहा, रा मिल रहा। समझ रहे, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखो नी लिखा था, अब ई जब ना से ई निकल गई, सही, यहाँ तक आ गई, मतलब पहले ई मिल गई, फिर बाद में क्या बचा था, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे रोग बचा है, इतना बचा है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि अगर बाद में रा आएगा तो जो ह्रस्व है वो दीर्घ में हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा निरोग। क्या हो जाएगा, इस तरीके से निरोग हो जाएगा। दूसरा देखो नी प्लस रस, नी प्लस रस, तो यहाँ पे देखो विसर्ग मिल रहा, उसके बाद ह्रस्व आ रहा ई और बाद में क्या आ रहा, रा, तो ये ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अगला ये है, लिखा है नी प्लस रज, तो यहाँ पे देखो विसर्ग आ रहा, विसर्ग के पहले ई आ रही, बाद में रा आ रहा, तो यही नियम लागू। ये बातें समझ आ गई कि मतलब इस तरीके से ये निरोग हो जाएगा, निरोग हो गया, ये वाला नीरस हो जाएगा और ये वाला नीरज हो जाएगा, और ये चीज़ें बता ही दी हैं। अब अगला देखते हैं कि अगले में कहा गया है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद कोई नियम तो है नहीं, तो यही वाला नियम है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और अगर कुछ बच जाए करने के लिए तो उसे शेयर कर दें। सही, बाय।